रेस्पेक्टेड सर जगदीश जी सर मौजूद हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, बड़े समर्पण के साथ जुनून के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और आज उन्हीं की जुबानी हमें उनके माध्यम से उनकी स्टोरी भी सुनने को मिलेगी, उनका मोटिवेशन भी अपने को मिलेगा, उनकी एजुकेशन भी हमें मिलेगी। बस हमें अपनी तैयारी के साथ बैठना है। तो बिना कोई समय गंवाए आज के हमारे चीफ गेस्ट को आप सबको साथ लेकर के हमारे जितने भी को साथी हैं अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे सर का। प्लीज वेलकम सर। वेलकम 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 गुरुदेव, वेलकम 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 सर, स्वागत वेलकम जगदीश सर, वेलकम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है सर? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मतलब स्तुति भी हुई है मेरी, अच्छी बात है। लेकिन आपने बुलाया इतने बड़े मंच पे जो कि 5 साल से लगातार चल रहा है, तो खुशी की बात है मेरे लिए। और इतना भी देखो, आदमी इतना भी बड़ा, मतलब मैं कम से कम इतना भी बड़ा नहीं हूँ जिसको मतलब जिसके पास कुछ इतना बहुत कुछ हो को जो लोगों को दे सके। लेकिन एक अनुभव जो कि बीते सालों से इस बिजनेस में, इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, हो सकता है इसके उस अनुभव के कुछ अंश, कुछ शब्दों से, कुछ वाक्यों से अगर यस 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 बिल्कुल आप लोगों ने तहे दिल से वेलकम किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस बिजनेस में 2013 से मैं हूँ, लेकिन पर्सनली अगर बचपन से अगर मेरी एक सोच या मतलब बैकग्राउंड के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही गरीब खानदान से। अब हो सकता है मेरे 2-3 पीढ़ी पहले कोई अमीर रहा होगा मेरे, लेकिन जब मैं जिंदगी जिया हूं, जब से मुझे समझ आई 3-4 या 5 साल के उम्र के बाद, तकरीबन 16 साल तक, उम्र के 16 साल तक, 15 या 16 साल तक बहुत कठिन परिस्थिति में, जिसमें कि खेती बाड़ी के काम के लिए न सिर्फ खुद के खेत में, लोगों के खेत में भी काम को जाना पड़ता था। लेकिन बचपन से सपने थोड़े बड़े देखने की आदत थी, मतलब हटके। जिस वक्त मुझे पता है कि गांव में रास्ते भी, मतलब बिजली, यहाँ तक कि बिजली भी मेरे गांव में नहीं थी, मेरे गांव में भी बिजली नहीं थी। मेरे खुद के घर में 89 में बिजली आई थी, जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता। और उसके बाद में ऐसी परिस्थिति में रही बात खेती बाड़ी की, इतना उत्पन्न उसमें से नहीं निकलता था, इसीलिए फिर मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, मेरी दीदी, उसके साथ में सब मिलकर हम काम को जाते थे। मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे, लेकिन उनको भी उनके जिंदगी में सर्विस जो लगी थी, उस वक्त में जब सर्विस लोग उठा के लेके जाते थे, बोलते कि भाई चलो आप आ जाओ, ड्यूटी दे देता हूँ आपको। लेकिन उस वक्त भी उनको उम्र के 45वें साल में सर्विस लगी थी, मतलब जब मैं 16वें साल का था तब। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी जी। लेकिन मेरे सपने बड़े होने की वजह से जब मैं 10वीं पास कर चुका था, तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऑलराउंड इधर उधर जब देखता था, अमीर की ना संकल्पना पता थी किसको अमीर बोला जाता है। मतलब पैसा कितना होने के बाद आदमी अमीर होगा, या उसके पास उस जमाने में कोई बाइक होगी तो अमीर होगा, इसकी संकल्पना क्लियर नहीं थी। लेकिन जो जो दिखता था, जैसे कोई बाइक पे जा रहा है, जैसे खेत में काम करता था तो वो दिखता था, कोई हस्बैंड वाइफ अपनी बाइक लेके रोड से चल रहे, तो उनको देख के लगता था यार मेरी भी ऐसी ही बाइक, मेरे बीवी को बिठा के मैं ऐसे ही चलूंगा, वो मेरे कंधे पे हाथ रखेगी, मैं गाना गाऊंगा। ये चीजें बचपन से अट्रैक्ट कर। लेकिन वो कहते हैं कि परिस्थिति अगर आपके हाथ में नहीं है तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, मनस्थिति चेंज करके एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं 10वीं हुआ, वैसे
मुझे उस काम की तलाश थी जो मुझे जल्द से जल्द पैसा दिला सके। अब पैसा दिला सके, हालांकि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। पिताजी भी गांव खेड़े में ही रहते थे, हालांकि पढ़े लिखे थे। लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि भाई तू इस फील्ड में जा, ये करेगा तो तुझे जल्दी पैसा आएगा। तो किसी एक दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई मैं आईटीआई फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला, मैंने घर को बात की, तो पिताजी बोले ठीक है, अगर आईटीआई करता है तो कंपनी में जाके तुझे कोई ना कोई जॉब मिलेगी, वैसे भी जल्दी मिलने की संभावना है। तो मैं आईटीआई में गया, वो फॉर्म डालने के बाद में वो सिलेक्शन भी हुआ। मैंने 2 साल का आईटीआई किया, 1900 मतलब 1991 तक, 91 तक आईटीआई करने के बाद में। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे सोच के मुताबिक नहीं चलती। हम सोचते हैं, क्योंकि ये चीज समझने में मुझे भी बहुत साल लगे। हमारे समझ मतलब हमारे समझने के मुताबिक नहीं चलेगी, हमारे मानने के मुताबिक। हम चाहते हैं उसके मुताबिक चीजें नहीं घटित होगी। हमारा काम एक है कि हम कर्म करते रहे। ये चीज मैं सीखा धीरे धीरे, लेकिन उसको बहुत समय लगा। तो फिर आईटीआई के बाद में मैं एक कंपनी में गया। कंपनी में प्राइवेट कंपनी थी, चलो अप्रेंटिसशिप करना होता है उसके लिए, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ मेरा। उसके बाद में और उसमें काम किया, तो तकरीबन 8 या 9 साल तक मैंने फैक्ट्रियों में, मतलब 4-5 फैक्ट्रियों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम किया। जिसमें पहली कंपनी में मैं लगा था, हालांकि मैं टेक्निकल मेरा जॉब था, आईटीआई में मशीनिस्ट करके गया था, लेकिन मुझे काम करना पड़ा पहली बार पेंट फैक्ट्री में, जहाँ पे मेरी मंथली इनकम बताई गई थी 520 रुपये। और 520 रुपये इनकम से मैंने मेरे जिंदगी की शुरुआत की। नागपुर में कड़मेश्वर करके बड़ा एमआईडीसी एरिया है, वहां पे काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में, हालांकि उस वक्त टीचर की इनकम लगभग मुझे लगता है 15 या 16 हजार की, जहां मैं 520 से काम करना शुरू किया था। लेकिन मैंने जब जैसे 2-3 महीने काम किया, वैसे मुझे पता चला कि वो तो यही इनकम है नहीं जिसके लिए मैं बचपन से सपने देखता आया हूँ। जिससे मैं भाई कोई बाइक खरीदूंगा, मेरा कोई बंगला होगा, मतलब एक अच्छी लाइफ जिसको बोला जाता है। डेफिनेशन मेरे पास कोई नहीं थी अच्छी लाइफ की, बस जैसे दिखता था वैसे लगता था कि मुझे ऐसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पिक्चर देखा, कोई हीरोइन देखी, तो लगता था यार अपने भी ऐसी होनी चाहिए। मतलब डेफिनेट नजरिया नहीं था भाई कैसे पैसे कमाए जाए। मैं दौड़ता चला गया, वहां से सफर शुरू हुआ। 2001 तक मैंने तकरीबन 1000 से 1500 एप्लीकेशन किए कई सारे कंपनीज में, जिसमें पूना हो सकता है, जिसमें बॉम्बे हो सकता है, जिसमें रायपुर है, नागपुर है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 3 जगह पे सिलेक्ट भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश, या तो मेरा दुर्भाग्य बोलो, कुछ भी बोलो, या ऊपर वाले की प्लानिंग बोलो, मैं सिलेक्ट होने के बाद में भी वहां पे अपॉइंट नहीं कर पाया, ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर 2001 में बड़ा नर्वस होके मैं वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने एक ऑटो लिया, और उसके पहले मैंने कुछ सब्जी वगैरह बेच के, कैलेंडर वगैरह, वो दैनिक कैलेंडर होते हैं महीने की तारीख दिखाने वाले, उनको बेचने के, मतलब उनको बेच के पैसे कमाने की कोशिश की। थोड़ा सा इधर उधर हाथ मारने की कोशिश की। बाद में सब्जी खुद के खेत में उगाने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें करते करते एक ऑटो मैंने लिया, और 1 साल तक उसको चलाया। उसके बाद में एक शॉप मैंने देखी जहाँ पे मुझे कपड़े की दुकान डालनी डालनी थी। ये प्लानिंग मैं कर ही रहा था, तभी मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बिठाया और बोला कि मेरा सपना था, बोले, टीचर बनने का। तो मैं उसका आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि उनकी सर्विस उनको लगी थी उम्र के 45 साल में। 13 साल सर्विस करने के बाद में 2003 में वो रिटायर हुए, और 2 साल उनके बाकी थे, 2001 की बात है। बोले तू टीचर बनेगा। अब प्रॉब्लम ये थी, तो मुझे तो चिढ़ आई थी कि भाई कोई मुझे सर्विस देगा। मुझे शंका भी आ रही थी कि हो सकता है सर्विस लगे, लेकिन वो मुझे नहीं लगेगी कम से कम,
ये कॉन्फिडेंस मतलब मेरा लो हो चुका था और मैंने सर्विस के बारे में सोचना तकरीबन बंद कर दिया। लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग एक चीज घटित हुई हमारे महाराष्ट्र में टीचर के लिए। टीचर की मतलब बीएड जो ट्रेनिंग होता है टीचर का 2 साल का, उसके लिए एक एग्जाम गवर्नमेंट ने जारी किए। तो भाई एग्जाम, क्योंकि उसके पहले परसेंटेज के हिसाब से अपॉइंट होते थे, मतलब भर्ती होते थे लोग। तो वो एग्जाम आया था। वो एग्जाम आने के बाद में पिताजी को कैसे पता चला होगा, वो बोले तू ऑटो चला रहा है ठीक है, लेकिन एक काम करिए, फॉर्म लाया है मैंने, इसको भर के तू सिर्फ वहां पे जाके फॉर्म को सबमिट कर दो। अगर तेरा बीएड के लिए नंबर लगता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तू टीचर बनेगा। हालांकि उस वक्त मेरी जो उम्र थी, वो उम्र थी तकरीबन 29 साल। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कुछ हादसे हुए, जिसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा मतलब 2-4 साल मेरे उसमें भी गए, बीच बीच में मतलब समय गया, डिस्टर्ब हुआ। तो वो बीएड का फॉर्म मैंने भरा और हालांकि था तो सेकंड क्लास का स्टूडेंट में, मतलब इतना ब्रिलियंट नहीं, इतना शार्प नहीं। लेकिन फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में मैंने उसको एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद में मेरा उसमें नंबर लग गया, और नंबर लग गया। नंबर लगने के बाद में मैंने बीएड किया। बीएड के बाद में मैं वापस आया 2004 में। ऑटो मेरा दोस्त चला था तो तब तक उसी ने चलाया। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि अभी तुझे 2 साल ट्यूशन करनी है, कोचिंग क्लास लेना है। तो मैंने मेरे छोटे से गांव से कोचिंग क्लास शुरू किया था। तो वहां से लगभग 2 साल में मेरे पास 6 बैचेस चलती थी। लेकिन कोचिंग क्लास भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह है। उसमें भी जब जब स्पर्धा शुरू हुई तब तब मुझे वहां पे चैलेंज आने लग गए। कुछ बैचेस मुझे बंद करनी पड़ी। मतलब यूं ही जो पैसा मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद में धीरे 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 2004 को 5 को मैं अपॉइंट अपॉइंट हुआ एक नॉन ग्रेड स्कूल के ऊपर, जहाँ पे मैं पढ़ाता था। हमारे महाराष्ट्र में ये पैटर्न आया था, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का वो कुछ भी पॉलिसी हो उनके मुताबिक पेमेंट नहीं मिलता था। आप पढ़ाओ, आगे चल के इसके बारे में सोचेंगे। 2005 में अपॉइंट हुआ और 2011 तक मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला, और ना ही मेरा अप्रूवल निकला वहां पे, परमानेंट अपॉइंटमेंट जिसको बोला जाता है। लेखा लेखी स्कूल के मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन जो एजुकेशन अधिकारी अपॉइंटमेंट देता है वो मेरे अपॉइंटमेंट जिसको अप्रूव बोलते हैं वो अप्रूव नहीं हुआ था। लेकिन 2011 में भगवान की क्या प्लानिंग हुई मुझे पता नहीं, मेरे जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। मेरे बड़े भाई, जिनको मेरे मामा ने ज्वाइन किया था, और मेरे ग्रेड गुरु मिस्टर राजेश जी कुंडे सर, जिनके सामने मैंने खुद को सरेंडर कर दिया था उस वक्त, 2011 में आए। दिवाली का मौसम था शायद। आ, हाँ, तो आए तो शायद ऐसा हमारे इधर, आपके इधर भी होगा, दिवाली में थोड़ा नाश्ते वगैरह के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को। तो भाई आए तो मैं छोटा था, मेरे बड़े भाई थे मेरे सामने, एक ही मेरे पास, मेरे लिए एक ही काम रहता था, घर में मेहमान आए तो पानी पिलाओ, नाश्ता खिलाओ। तो वो बात कर रहे थे। मेरा भी एमए इंग्लिश हुआ है। तो मैं जैसे वो जो एजुकेशन का जो एक दर्प होता है, जो ईगो होता है, और मुझे लगता है वो नेचुरल ही है। अगर किसी और में भी होगा, पढ़े लिखे लोगों में, तो वो नेचुरल चीज है। अगर किसी में ये ईगो है और उसमें थोड़ा अतिरेक हो जाता है, वो बात अलग है। तो मैं सिर्फ राजेश जी को दूर से ऐसे सुन रहा, तो मेरे भाई भाई को कुछ बता रहे, और मेरे मामा जी भी कुछ सुन रहे। ऐसा उनका शू था बताना, और मैं ऐसे कान दे के सुन रहा हूँ। हालांकि वो नोटबुक पे क्या लिख रहे थे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर ने मेरे को थोड़ा टोका भी था, राजेश जी ने बोले सर आप बैठ जाओ बोले, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा भाई करेगा। मुझे ईगो था। जिस स्कूल में मैं बीते तकरीबन 6 साल से 7 साल से काम कर रहा था, मुझे वहीं पे सर्विस लगी। तो 11 की बात है। तो राजेश जी ने उनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में वो काम करने लग गए। तो कुछ मेरे ख्याल से, अभी मुझे वो पुराना है, शायद वो आरसीएम में ब्रेक डाउन होने के पहले की बात है, मुझे उसका कुछ भी पता नहीं है।
लेकिन ब्रेकडाउन के पहले की बात है, कहीं से किट मेरे भैया ने ली होगी, मेरी ज्वाइनिंग डाली होगी, और किसी ने बोला होगा ज्वाइनिंग डालना पड़ता है तो उन्होंने डाली होगी। तो ज्वाइनिंग डाली, ये बात मेरे को बता दी। मैंने बोला ठीक है भाई, डाल तो दिए आपने, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे कोचिंग क्लासेस है, मेरा ड्यूटी है। तो मैंने उसमें ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन जहाँ पे मैं ड्यूटी करता था, मेरे गांव से 25 किलोमीटर के अंतराल पे एक असतपुर करके गांव है, और मेरे साथ में एक कलीग्स टीचर काम करते थे, जिनका नाम था मिस्टर राजेश जी खराड़ेकर। ये बिजनेस में नहीं है, लेकिन मेरे बिजनेस की वो पहली ज्वाइनिंग। तो जब हाँ स्मॉल रेसेस जो होता है बीच में, स्कूल में जब आधा दिन स्कूल होने के बाद में जो आधे पौने घंटे की छुट्टी मिलती है, तो वो खाना वगैरह खाने के लिए बच्चे खाना खाते हैं, तो हम भी टिफिन वगैरह खाते थे। तो वैसे ही टिफिन खाना खाने के बाद में मैंने वहां पे पढ़ा, मेरे जेब में से पेन निकाला, वहां से पड़ा हुआ एक कागज लिया, और जो कुछ भी मेरे दिमाग में उस दिन का था, जो राजेश जी ने बताया था, उसको ऐसा कागज पे कुछ, मुझे अभी भी पता नहीं मैंने वो उस टाइम में सर को क्या बताया होगा। मैंने दो चार लाइनें लिखी, थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा पेन चलाया, सर से बात की, हराड़कर सर जी से। तो वो क्या बोले, वो बोले मुझे सर जुड़ना है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि बिजनेस अभी तक मुझे पता नहीं। जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो सिर्फ इतना उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जोड़ दिया गया है। मुझे ये पता ही नहीं है किस तरह से जोड़ा जाता है। रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने बोला यार, मेरे पास तब नोकिया नोकिया का छोटा सा मोबाइल मैंने तभी खरीदारी किया था। तो मुझे डर सा लगा थोड़ा सा। मैंने बोला यार, ये जुड़ना चाहता है, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं। मैंने फिर उसी टाइम मेरे मामा जी को कॉल किया। मैंने बोला मामा, ऐसे ऐसे हमारे एक सर जुड़ना चाहते हैं। तो मामा जी बोले कोई बात नहीं, बोले उनको एक अचलपुर करके एक तालुका प्लेस है, बोले तहसील प्लेस, वहां पे लेके आओ, शॉपी है, शॉपी से सामान दे देंगे उनको और ज्वाइन करवा देंगे। उस टाइम शायद कीड हुआ करती थी आरसल। तो फिर तय हुआ कि संडे को ज्वाइन होना है। तो मैं घर को गया संडे को, उनको कॉल किया, तो बोले सर हम 4 बजे निकलने वाले हैं। तो उन्होंने एक बात एक और कही कि बोले सर, मैं क्या साथ में एक साथ में दो लोगों को जोड़ सकते हैं क्या? तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे 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 मुझे सिर्फ RCM 3 शब्द पता थे, बाकी कुछ पता नहीं था। मैंने बोला सर रुक जाओ, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। मैंने मेरे मामा जी को कॉल किया। मैंने बोला मामा जी, सर बोल रहे हैं कि दो लोग जुड़ सकते हैं क्या एक साथ? तो मामा जी ने बोला एक साथ 200 जुड़ सकते हैं, उनको दोनों को लेके आओ। उनकी ज्वाइनिंग स्टार्टअप कैसे हुआ, मैं अचरज में आ गया बिल्कुल। और अगले संडे को विजय विनोदिया जूनियर करके हमारे हरियाणा जिन्स, उन सर का सेमिनार था, मुझे आज भी पता है। उस सेमिनार में मुझे मेरे मामा जी ने इनवाइट किया, और बोले वो जो सर जुड़े हैं दोनों, उनको भी लेके आओ। तो मैं तो स्कूल में रोजाना उनसे मिलता था। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात है भाई, संडे को एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो आपको चलना है। मामा जी ने बुलाया है मुझे भी और आपको भी। तो बोले ठीक है चले जाएंगे, दूसरा कोई काम तो है नहीं। तो फिर संडे को मैं निकला, 11 बजे का सेमिनार था वो, और मैंने सर को कॉल किया सुबह 7 साढ़े 7 बजे। तो सर ने मुझे बोला कि सर बोले दो चार लोग ज्यादा आए तो चलेगा क्या? तो मैं और परेशान हो गया। मैंने बोला यार ये तो अलग बात हो रही। तो मैंने बोला रुको, मैं पूछ के देखता हूँ, मुझे क्या पता कि जो लोग ज्वाइन है उनके लिए है या किसी के भी लिए प्रोग्राम हो सकता है। तो मैंने मामा जी को और कॉल किया। मैंने बोला मामा ऐसी ऐसी बात है, सर बोल रहे हैं कि भाई दो चार लोग ज्यादा के लाए तो उनको बिठा सकते क्या प्रोग्राम में? तो मामा बोले दो चार नहीं, बोले 400 ला सकते हो आप, और बुला लो उनको। तो उस दिन सेमिनार में, मुझे सेमिनार की कोई कंसेप्ट पता नहीं थी किस तरह से वहां पे क्या होता है, क्योंकि सेमिनार ये शब्द ही मैंने RCM के जरिए सुना था। क्योंकि मेरे स्कूल में भी ऐसी, क्योंकि ग्रामीण में मैं रहता था, तो मेरे स्कूल में भी अभी तक ऐसी कोई सेमिनार नहीं थी। और मैं सीधा मैट्रिक के बाद में ITI गया था, इसलिए मैंने कोई कॉलेज नहीं किया था। B.Ed के लिए मैं गया, जिसके लिए क्राइटेरिया था मैं ग्रेजुएशन का, तो पूरा ग्रेजुएशन मैंने घर से किया था, मैं कॉलेज गया नहीं। सेमिनार की कंसेप्ट शायद क्लियर हो जाती कॉलेज के जमाने में, तो मैं कॉलेज भी नहीं गया था, तो मुझे सेमिनार पता ही नहीं।
वहां गया तो ये जो सर थे हमारे खराड़ेकर सर, ये और उन्होंने जिनको ज्वाइन किया था वो दोनों, और उनके साथ 9 नए नए लोगों को लेके आए, और 9 नए लोगों को लेके आए तो मामा जी बिल्कुल गदगद हो गए। राजेश जी ने शायद मुझे, मतलब पहचान तो लिया था लेकिन जाना ही नहीं था कि ये 9 लोग किसकी वजह से आए। उनको नहीं पता था। वो 9 लोग, 30 रुपए टिकट रहती थी सर। मतलब साधारण सा सेमिनार होता था, अगर आज की तुलना में देखा जाए तो 30 लोगों ने सेमिनार सुना, और उसी दिन उसी शहर के पीयूसी से 9 लोगों ने खरीदारी करके ज्वाइनिंग। और उसके बाद में खराड़ राजेश जी ने प्लानिंग की। खराड़कर सर, जो जो राजेश जी खराड़कर सर थे, उनको बोला कि भाई एक प्रोग्राम आपके गांव में रखो, तो उन्होंने एक मंदिर में मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में तकरीबन 100 लोग बैठे थे। 100 लोग बैठे थे, बड़ी मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में, मीटिंग होने के बाद में जो प्लानिंग हुआ उसमें जो मेरे मामा जी थे, मतलब आज मैं बता सकता हूँ कि उनकी रॉयल्टी निकल गई थी, इतना बिजनेस मेरा आया था। और मुझे आरसीएम के बारे में, मतलब मैं स्टेज पर भी नाम बताने के लिए खड़ा रहता था। वो 3 महीने की बात थी, बाद में कुछ ब्रेक आया बिजनेस का, लेकिन मुझे अच्छा लगने लग रहा था कि मैं थोड़ा सा स्टेज पे गया, मेरा नाम बताया। और मेरे मेरे को अभी भी याद है कि एक साबन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके अलावा मुझे कोई प्रोडक्ट पता नहीं है पुराने बिजनेस का। एक स्किन केयर करके ऐसा साबु आता था नहाने का, क्योंकि वो मेरे घरवाली को बड़ा पसंद आता था। 2008 में मेरी शादी हुई थी, तो शादी भी लेट हुई सर्विस की वजह से। और शादी लेट हुई, थोड़ा सा पर्सनल जाता हूँ, तो लेट हुई तो मैं थोड़ा दुविधा में इसीलिए था कि भाई सर्विस लगेगी, शादी करूंगा तो थोड़ा लड़की थोड़ी अच्छी मिलेगी, या वो भी जो जो लोगों की सोच होती है वही आम सोच के साथ मैं चल रहा था। लेकिन मेरा एक दोस्त है, बोले यार तेरी उम्र अभी, मेरी उम्र हुई थी तकरीबन 33 साल की। बोले तू क्या 40 में शादी करेगा? अभी वैसे भी आदमी ज्यादा दिन तक जीता नहीं है, बीमारियां जोर मार रही है। तो मैं शादी के लिए निकला 34वें साल में, और 35वें साल में मेरी शादी हुई। मेरे बीवी अच्छे खासे खानदान से थी, मतलब वो जो सारी जरूरतें और शौक पानी जो होते हैं जिस घर में पैसे वाले संतरा वाले हैं, तो वो मेरे घर में आई। तो मेरा मिट्टी का घर था, उधर ऊपर से टीन लगाए हुए थे, और उसको जैसे कि बड़ी मुश्किल, लेकिन वो मुझे मेरे से बात करती थी, बोलती यार, बोले मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी है, और आपके घर में आई हुई है मिट्टी का, बोले घर में वो गोबर से और मिट्टी से घर को ये करना पड़ता है, ये मिट्टी की दीवारें, तुम्हारा ऐसा गाँव, तुम्हारे मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं पिताजी के दया पे जी रहा था इस बिजनेस में, ये आने से पहले। तो मैंने एक सपना संजोया था तब, कि मैंने बोला अगर तू मुझे 5 साल देती है, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्कूल की पेमेंट 5 साल के अंदर अंदर शुरू होगी। हालांकि 2-3 साल में ही होगी, ये मुझे पता चल गया था, लेकिन मुझे लगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तब क्या बदलेगा पता नहीं। मैंने 5 साल मांगे थे, और उसने दिए भी, सपोर्ट भी किया। मैंने बोला 5 साल दे दे, वो सारी चीजें, यहाँ तक कि तुझे हवाई जहाज में भी मैं बिठाऊंगा। हालांकि मैं टू व्हीलर भी सेकंड हैंड लिया था मैंने 2008 में, जिस साल मेरी शादी हुई। तो मेरे बिजनेस वो बंद हो गया। तो उसके बाद में 2013 में राजेश जी आए जनवरी में, और बोले सर बिजनेस शुरू हो गया वापस से। लेकिन उन्होंने क्या किया था, मुझे दिल्ली घुमाने के बहाने, कोई आंदोलन चल रहा था आरसीएम का, तो मुझे दिल्ली घुमाने के लिए लेके गए थे। तो बोले दिल्ली घूमना है, मैंने दिल्ली कभी देखी नहीं थी, क्योंकि मेरे जिंदगी में मैंने, मतलब ऐसा कुछ भी देखा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ पैसा। मेरे गांव के बाजू में 25-30 किलोमीटर अंतर पे एक मेला लगता है बहुत बड़ा, जहाँ पे 1 महीने का मेला होता है, और लाखों लोग वहां पे दर्शन करके जाते हैं। वो मेला मैंने उम्र के 28वें साल में देखा था। आमतौर पे गांव खेड़े के बच्चे, 10-12 साल के, 8-10 साल के बच्चे उस मेले को 8-10 साल की उम्र में देख लेते, वो मैंने 28वें साल में देखा। मेरे दिमाग में सिर्फ वो लाइफ स्टाइल थी जो मैं लोगों की देखता था। मैं जलता था कि मुझे ये लाइफ स्टाइल कब मिलेगी। आरसीएम में फिर राजेश जी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली देखने के लिए चला गया। लेकिन एक चीज,
एक चीज ये होगी कि मैंने टीसी सर को सुन लिया था एक बार। मेरा फैमिली बैकग्राउंड धार्मिक रिलीजियस है। मेरी दादी थी जो अनपढ़ थी, बिल्कुल अंगूठा छाप, लेकिन भागवत गीता जैसा ग्रंथ संस्कृत पढ़ लेती थी, मराठी पढ़ लेती थी। उनके गुरु थे, गुरु ने कोई आशीर्वाद दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं, लेकिन निरक्षर होने के बावजूद वो आसानी से पढ़ लेती थी। हमारे महाराष्ट्र में एक संत है, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है संत ज्ञानेश्वरी। गीता का पूरा अर्थ, उसका निरूपण उसमें किया हुआ है। और वो पूरा का पूरा ग्रंथ, जिसमें कि गीता के 700 श्लोकों के साथ 18, वो जो जितना बड़ा ग्रंथ है वो पूरा उसके मुखोद्गत था। और उसी वजह से मेरे ऊपर भी रिलीजन का थोड़ा सा एक पगड़ा था। और मेरे पिताजी भी एक अच्छे खासे, मतलब जिनको इंसान बोला जाता है सर, आज भी मैं उनको नमन करता हूँ। आज भी है, उन उम्र की 83 साल उनका चल रहा है। तो उनको देख के, ये फैमिली बैकग्राउंड देख के, मुझे कोई ऐसा जॉब चाहिए था जिसमें भाई वो टेबल के नीचे से होने वाले व्यापार ना हो, मतलब बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ना हो, बदनामी ना हो, जनक स्थिति हमारे जिंदगी में ना आए, मेरी वजह से मेरे घर वालों को अपमान ना सहना पड़े। एक ऐसा व्यापार मुझे चाहिए था, ऐसा काम मुझे चाहिए था। वो टीचर के रूप में मिला था, लेकिन पेमेंट में नहीं। और 2013 में मैं आरसीएम में, फिर दिवाली में मैंने इसको शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि दिवाली में मैं जो जॉब में टीचर का कर रहा था, वो जॉब में मुझे एक प्रतिस्पर्धी आया था। और मैनेजमेंट का वो स्कूल होता था, मैनेजमेंट के किसी एक डायरेक्टर का बेटा मेरे प्रतिस्पर्धी हो गया। अगर मैनेजमेंट में चाहा तो वो बनेगा, नहीं चाह, अगर मुझे चाहा तो मैं बनूंगा। मैनेजमेंट में मेरी कोई पहचान नहीं थी, और मुझे का पता चल चुका था कि अब यहाँ से मुझे हटाने वाले। मेरी तब तक 9 साल की ड्यूटी वहां पे हुई, 8 साल की। तो मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि लोग तो देखेंगे ना सर। आप आपके समाज में जी रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ हिलजुल रहे हो, कर रहे हो, तो लोग देखेंगे कि आप की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। किसी एक खास समय तक लोग आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, बोलेंगे यार हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, लगोगे, लेकिन एक ठराविक अंतराल पे लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि कमजोरी शायद आप ही के अंदर हो। और वो अपमान शायद मैं सहने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए मैंने दिवाली को 2013 में इसमें फिर से एंट्री की। वो जो सर थे खराड़ेकर सर, बिफोर ब्रेकिंग ऑफ आरएसएम के पहले मेरे साथ उनसे बातचीत की। वो बोले यार मैं अभी भी तैयार हूं। उनके साथ लेके मैंने शुरू किया। उसके लिए मैंने पहला निर्णय लिया, मैंने मेरे सारे के सारे जो कोचिंग क्लासेस थे वो क्लोज कर दिए। बस 10:30 से 5 बजे तक मैं ड्यूटी करता था। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से 10 बजे तक मैं प्रोडक्ट बेचता। 10:30 से लेके 5 बजे तक ड्यूटी करता, 5 बजे से 11 बजे तक, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं आज से। और जब मैंने शुरू किया तो 2015 दिवाली में, नवंबर में उसको मैंने स्टार्ट किया। उसमें गया मेरा 2014 भी गया। 2015 मार्च में, मार्च 31 में मेरी रॉयल्टी हुई 3%। लेकिन वो जो 2 साल मैंने काम किया, 1.5 साल, मुझे आज भी पता है। क्योंकि एग्जाम्पल मुझे बाद में पता चले कि वो घोड़े को लोग नजरबंद लगा देते हैं ताकि वो इधर उधर का ना दिखे, सीधा चलती रहे। इस तरह से चलता रहा कि मैं रात को 12-1 बजे तक जब घर के लिए निकलता था, तो कई बार मैं रास्ते भूल जाता। एक बार का यह वाकया है कि अमरावती शहर के अंदर में रुक्मिणी नगर करके है, वहां पे मैंने रात के 9:45-10 बजे किसी का काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद में मतलब तकरीबन आधा पौन घंटा, 10:30 11 बजे मैं वहां से निकला। निकलने के बाद में मुझे मेरे मेन रास्ते पर आना था, जहां से मुझे गांव जाना है। मेरा गांव वहां से 1.5 घंटे के अंतराल पे। लेकिन आधा घंटा चलने के बाद में मुझे पता चला कि मैं शायद सही रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे कि भूत लगता है किसी को, तो वो चक्कर में आ जाता है। इस तरह के चक्कर में मैं परेशान हो गया। तो मैं एक जगह पे टपरी थी, इतने रात को 11:45 11 बजे टपरी थी चाय की। और वहां पे 2 लोग चाय पी रहे थे। मुझे लगा कि भाई हो सकता है
यहाँ पे रुक के इनको पूछा जाए कि मैं शायद गलत गलत रास्ते से हूँ। तो मैं वहां पे गया। जाने के बाद में मैंने उनसे पहले चाय पी। चाय पीने के बाद में बात की कि मैंने बोला सर मुझे यहाँ आ जाना है। तो बोले सर आप आए कहाँ से? मैंने बोला रुक्मिन नगर से। तो उन्होंने बोला सर आप एकदम उल्टे आ गए हो, जाना था पूरब को, आप पश्चिम आ गए हो। मैंने बोला अमरावती में मैं 2 साल रह चुका हूं इसके पहले, ये क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने मुंह पर पानी वानी मारा, उन्होंने मेरे को बराबर बता दिया कि ये अमुक अमुक जगह है। ये चीज वो 1.5 साल मैंने बिल्कुल इतने पागल जैसा काम किया। मेरे मोहल्ले में चचेरे भाइयों की शादियों में तक मैंने गया। मतलब ये पागलपन वो 1.5 साल का मेरे को रॉयल्टी तक पहुंचा गया। लेकिन उसके पहले की जिंदगी, फिर पैसा मेरे पास नहीं था क्योंकि मैंने ट्यूशन छोड़ दी थी, तो पैसा नहीं था। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे घर में खेती है, 8 साढ़े 8 एकड़ खेती है। उस खेती में जब वो जैसे कि तुअर निकलती है, तो तुअर का हमारे इधर वो तुअर अच्छी अच्छी तुअर निकलती है, और एक बोरा ऐसा होता है उसमें कचरा वगैरह होता है, जो साफ सुथरा करने के लिए घर में एक बोरे में अलग से भर के लाया जाता है, जिसमें कचरा है, काड़ी है, मिट्टी है, ऐसा बोरा, और बाकी का भेज देते हैं, और वो घर में पड़ा हुआ रहता है। तो उसको बाद में साफ किया जाता है फिर। तो वो कचरे का बोरा जो रहता था, वो हमारे घर में हमारी भाभी थी, मेरे घर वाली भी थी। बोले वो तो बड़े, वो भी बड़े घर से, ये भी बड़े घर से, तो बोले ये ऐसे काम हमने नहीं किए, हम नहीं करेंगे। लेकिन मेरी घरवाली से बोलता था तू एक काम कर, तो इसको साफ कर, इसमें से कम हो सकता है 50-50 केजी अगर तुअर निकल जाए तो बेच के हम आधा आधा पैसा ले लेंगे। तो वो साफ सुथरा करती थी, मैं उसको बेचता था। उस पैसे से मैं पेट्रोल वगैरह जो भी है, मैं फील्ड पे जाता था, मेरा 1 रुपए का भी खर्च नहीं रहता। ज्यादातर अगर मुझे लगता है भूख लगी है, तो मैं एक आध बिस्किट का पूड़ा लेके पानी में भिगो के उसको खा जाता। अगर सुबह मैं बेचने के लिए गया हूं और 11 मुझे रास्ते में बच जाते हैं, तो मैं घर नहीं जाता, सीधा स्कूल जाता था। और हमारे इधर वो मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, बच्चों को खिचड़ी खिलाते हैं, शायद पूरे इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम चलता है। तो वो 1.5-2 साल तक मैंने वो स्कूल की खिचड़ी के ऊपर खुद को जगाया है। फिर घर जाना ही नहीं, सीधा स्कूल जाके खिचड़ी खा के दिन भर वहां पर, वहां से सीधा फील्ड पे निकलता। पैसे नहीं रहते थे। एक बार मेरी बेटी को, बीबी को लेके मैं किसी प्रोग्राम के लिए, मेरी मौसेरी साली का शादी था, घर से बड़ा प्रेशर। बोले बहुत दिन हो गए उनके घर को, एक शादी पहले हुई, गए नहीं, अभी भी बोले ये शादी, तो चलो जाना है। तो मैंने बड़ी दिल पे हाथ रख के भगवान को प्रार्थना करके, क्योंकि जाना है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते, थोड़ा सा छोटा बहुत लेके मैं निकला। मेरे पास गाड़ी थी, आज भी याद है मुझे, बजाज कावासाकी बजाज बॉक्सर गाड़ी थी मेरे साथ, मेरे पास में 1999 का वो मॉडल था। शायद शायद वो 6 हैंड था, किसी के पास से मैंने लिया। उस वक्त उसको मैंने 12,000 में लिया था। वो गाड़ी इतनी, मतलब इतनी परेशानी थी मेरे लिए। हालांकि मैं उसको अभी भी हाथ जोड़ता हूँ कि कभी कभी उसको 10 किक मारना पड़ता था, कभी 25, कभी 50। आज मेरे टीम के अंदर एक रॉयल्टी अचीवर है, मिस्टर राहुल जी लिल्लारे सर। वो बोलते हैं सर वो गाड़ी की याद आती है तो अभी भी मेरा ये दाहिना पैर दुखता है, बोलते सर उसकी याद आती है तो। क्योंकि कभी कभी 100-100 कीक मारनी पड़ती थी तब चालू होती थी। क्योंकि उसके अंदर जो कॉइल होते हैं, वो गाड़ी की वजह से मुझे पता चला, इंजन उसमें का वो कॉइल खराब हुआ था। वो डालने तक के लिए पैसे नहीं थे। जो मेरा एक मैकेनिकल था पहचान वाला, उसने बोला था सर जब तक आप कमाओगे नहीं, तब तक आपको ये गाड़ी का मेंटेनेंस में जीरो मेंटेनेंस के बराबर करके देता रहूंगा। और यहाँ तक कि वो मेंटेनेंस करने वाले कारागिर के पास मेरी उधारी भी थी। चेन चेन किट जब गाड़ी की खराब हुई थी, तो वो चेन के गुटके निकाल निकाल के उसको दोबारा जोड़ जोड़ के उसने मेरे को चलाया था। ड्रेस के नाम के एक पैंट, और एक काली पैंट, और एक सफेद शर्ट। और आज भी मैंने, क्योंकि कसम भी खाई है, मैंने इसको किया है 2015 में रॉयल्टी। उसके बाद में और 2 साल तक मैंने उसी जुनून से, उसी पागलपन से। 2017 में मेरा स्टार प्लेटिनम हुआ। और 2017 में क्योंकि मैंने, हाँ मेरे, मैं बात बता रहा था, वो मेरे वाइफ थी,
रात के 9 बजे मेरी बाइक एक जगह पे, लाइट उसका बंद हुआ था। मेरी बेटिया थी छोटी सी, 5 साल की, और मेरी वाइफ भी, और दोनों मुझे रात को आड़ अंधेरी रात थी, शायद अमावस की हो, क्योंकि अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो ज्यादातर बुरा ही हो सकता है। लेकिन उस बुराई में पॉजिटिविटी को सर्च करना, पॉजिटिविटी को देखना, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो गाड़ी बंद हो गई और ये बड़े बड़े गड्ढे रास्ते में थे, तो मैं थोड़ा सा कश्मकश में आ गया। चैलेंज तो सामने था। तो मेरी बेटियां छोटी थी, बोले ये सड़ी हुई गाड़ी क्यों लाते हो? बोले पापा, बोले आप। मेरी बीवी भी मेरे को कोसने लगी, बोले हम आपके साथ नहीं आया करेंगे अभी। तो मैंने उसी वक्त उनको वादा किया था कि आज तुम मेरे इस गाड़ी पर बैठे हो, मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को एक दिन मैं कार में घुमाऊंगा अपने। तो उसी वक्त मैंने कार का सपना देखा था। मेरी बीवी ने बोला कि नहीं, बोले कार तो लेंगे, बोले आप ठीक है, लेकिन वो पुरानी कार नहीं लेना है, नई कार लेना है। मेरी बिटिया थी 5 साल की, उसको न जाने उसने कहा देखा कहा नहीं, बोले पापा एसी वाली कार लेना। मैंने बोला ठीक है, एसी वाली लूंगा, क्योंकि मेरा सपना था कार का। 2017 में मैंने ब्रेजा कार परचेस की। क्योंकि सपना तो मेरा पहले यही था कि मेरी बीवी को, इसीलिए शादी लेट हुई कि मैं मेरी खुद की कार में मेरे बीवी को लाऊंगा। तो मैं कार में नहीं ला पाया था सर, लेकिन मेरे बीवी को मैं भाड़े के कार से, शादी में दूल्हा जब, तो वो हर कोई करता है, वो मैंने किया, एक कार भाड़े से ली थी, उसमें लाया था। लेकिन दूसरा सपना रखा था कि पहला बच्चा जब होगा तो उस बच्चों को मैं मेरे खुद के कार में लाऊंगा। तो मेरी बिटिया का जन्म हुआ था 2010 में। तो तब भी मैं मेरी कार में मेरी बिटिया को नहीं ला पाया। लेकिन मेरा दोस्त हुआ था एक कार वाला, तो बोले सर आपका सपना है आपकी कार में लाने का, नहीं ला पाए, ठीक है, तो आप फिर भी एक फ्री वाली मेरी कार से आप अपनी बेटी को ला सकते हो। और तीसरी बार सपना रखा था कि अभी बच्चा और कार दोनों साथ में आएंगे। 17 में 25 जुलाई 11 बजे मेरे घर में एक बच्चा आया जिसका नाम मंथन है। आज वो 7 साल का है। और इधर उसका जन्म हुआ और इधर से मुझे कॉल आया था कि भाई आपकी कार आ चुकी है। तो मेरे बच्चों को मैंने मेरे खुद के कार में लाया था। उसके बाद में 2019 में मैं पर्ल बना, जब कोरोना का जो क्या बोलते हैं, कोरोना के डर के साए में, और कोरोना में भी लगे रहे, डटे रहे। कार आई थी तो एक कार से मैंने कई लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिए। और 2021 में मेरा स्टार पर्ल हुआ। उसके बाद में मेरे अपलाइन ने मुझे जो भी टारगेट दिया, उस टारगेट के साथ मैं दौड़ता रहा। समस्याओं को मेरी नजर से, मेरा पिंड, मेरा स्वभाव, मेरा विचारधारा में इस तरह से बदल होते गए कि मैंने किसी समस्या को, किसी अड़चन को, किसी चैलेंज को कभी चैलेंज नहीं माना। यहां तक कि मैं आपको बताते हुए मुझे डर लगता है कि कोई ऐसा कर ना ले मेरे जैसा। मेरे घर के दरवाजे के सामने जिस जिस मैयत को बांधा जा रहा है, बांधा जाना है, मेरे दरवाजे को लग के एक दरवाजा है जहाँ पे मैयत हुई है, जो मेरे रिश्ते से चाचा लगते हैं। उसके बेटे को मैंने पढ़ाया हुआ है। उनकी सुबह 7 बजे 8 बजे मौत होगी, मैयत हुई। और मेरी 11 बजे की एक एक 100 किलोमीटर अंतराल पे मीटिंग है, जहाँ पे मेरे 100 लोग राह देख रहे हैं। उसी के टीम में जो लड़का मेरे टीम में टेक्निकल बना है नया नया, तो सर निर्णय लेने में मुझे समय नहीं लगा, क्योंकि मैंने जान लिया था कि मेरा चाचा का लड़का बॉम्बे में है, उसको आने में शाम के 5 बजने वाले हैं। तो मैं मैयत को छोड़ के मैं उस 100 लोगों के लिए गया था जो जिंदा थे, जिनमें से शायद कोई रॉयल्टी बनता, शायद कोई टेक्निकल बनता। आज वहां पे 3 रॉयल्टीज, 4 रॉयल्टीज, एक टेक्निकल खड़ा है। मैं वो मैयत छोड़ के गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी इसी को फॉलो करो, क्योंकि आपको आपकी जरूरत महसूस करनी है। अगर मेरी उस जगह पे जरूरत होती, यकीनन मैं रुक जाता। लेकिन मुझे पता है जहाँ पे मैयत होती है वहां पे हाथ लगाने वाले, काम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिंदा लोग, अब तक अगर 100 लोग आपकी राह देख रहे हैं, आपकी वजह से उनकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला है, तो आपको, देखो निर्णय आप कोई भी लो, लेकिन आपको एक बार सोचना जरूरी होता है कि उनके लिए यहाँ पे मैं कौन सा डिसीजन ले सकता हूँ। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और दुनिया का अगर सबसे कोई
खुश और सबसे आनंदी आदमी कोई है, समाधानी आदमी कोई है तो जगदीश। मेरा स्वभाव है कि जिंदगी में गर्म मिजाज का था, वो पूरी गर्मी मेरी इस बिजनेस की वजह से, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति मेरे घर में बैकग्राउंड में मेरे अंदर थी, वो जतन करने के लिए टीसी सर को मैंने जब सुना, टीसी सर के धारणाएं सुना, परमात्मा सुना, उसके बाद में जो भी सर के कैसेट्स है वो सुनने के बाद में मुझे टीसी सर में, क्योंकि मैं पंढरपुर का यात्रा करने वाला हूँ, भगवान विठल को मैंने अपने टीसी सर के अंदर देखा और उसी राह पर मैं चलता गया। अगर मुझे लगा कि एज अ टीचर मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, सर्विस नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज दिख चुकी थी कि मैं कई सारे लोगों को इसमें रॉयल्टी करके या कुछ भी मदद करके उनके घर में पैसा भेज सकता हूँ, उनको पैसा कमाने के लिए मदद कर सकता हूँ। एक साथ मैं इस बिजनेस में लगा रहा, कई सारी अड़चनियां आई, ऐसा नहीं है। रही बात, आपको बताया गया था कि भाई जगदीश जी की 2 बार एमराल्ड चूकी है, तो 2019 में एक हादसा मेरे साथ भी हुआ, जो ब्रेजा कार मैंने ली थी, उस कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और ये भी ईश्वर की हो सकता है, मैं ईश्वर को बहुत, मतलब मैं हर घटना को, हर परिस्थिति को मैं ईश्वर का वरदान, ईश्वर की देन, ईश्वर ने मेरे लिए बनाया हुआ रास्ता मानता हूँ कि अगर अड़चन है तो भी भगवान ने मेरे लिए अड़चन पैदा की है, अगर अच्छा हुआ है तो भगवान ने किया है, बुरा हुआ तो भगवान ने, लेकिन किस लिए, मेरे को कुछ ना कुछ सीखने के लिए। उस एक्सीडेंट में मेरी बेटी मेरे साथ, मेरे बाजू में बैठी थी, मैं एक जगह पे बैठा था और मैं कहीं किसी को लाने के लिए जा रहा था, एक रेत का ट्रैक्टर भरा हुआ जिससे मेरी टक्कर हुई, और वो कार को देखने वाले लोग यही बोल रहे थे कि इसमें बैठा हुआ एक भी आदमी बचा नहीं होगा। जब उसको शोरूम में लेके जाया गया तो शोरूम वाले ने बोला 9,55,000 की मैं कार लाया था, उसने बोला इसको 4,80,000 का खर्चा है। मतलब उसका एक भी पार्ट ऐसा नहीं था जो टूटा ना हो, तो खराब ना हो। इस तरह से गाड़ी अगर खराब हुई है, उसमें बैठने वाला आदमी बचेगा कैसे? तो मैं भगवान से आज ही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया कैसे, कि ना मेरे बेटी को एक सिंगल मान दिया, मैंने सरेंडर कर दिया। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे वो बाद में पता चली बात की मेरे अपलाइन की पढ़ाई मेरे से बहुत कम है, लेकिन वो चीज मेरे लिए उस वक्त भी मायने नहीं रखती थी। आज के सर आपने बोला था अरुण जी कि भाई आप सीखना चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो, तो मैंने राजेश जी से बहुत कुछ सीखा है। ऑब्जर्वेशन मेरा प्लस पॉइंट है, कई सारी चीजें मैं ऑब्जर्वेशन से, मेरे पास समय कम होता है, पढ़ाई का मुझे छंद है, भजन गाने का मुझे छंद है, शौक है, आज भी भजन गाता हूँ, धार्मिक क्रियाओं में मेरा विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि हमारा बिजनेस भी साइकोलॉजी पे चलता है। आप क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप महसूस क्या करते हो बिजनेस करते वक्त, इससे बहुत बड़ी बात बन सकती है। फिर उस वक्त ना पैसा आपके पास है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, समय है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दिक्कतें है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बाजू में मैयत हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्थान लेना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है मैंने 19 के एक्सीडेंट के बाद में खुद को सरेंडर कर लिया था एक ऐसे मिशन में जिसका भगवान इसी सर को मैं मानता हूँ, जिसका संत मैं राजेश जी को मानता हूँ, जिसने मुझे रास्ता दिखाया है, मैंने सरेंडर किया है। मैं अभी काम करता हूँ, मेरे टीम में आज भी आप किसी से भी कॉल करके देख सकते हो कि जगदीश जी ने आज तक, भाई आपको समझ दिया और जगदीश जी नहीं आए हो, जगदीश जी ने किसी से कोई गलत बात की हो, मैं मेरे मुंह से मेरी बड़ी बातें बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो चीज मैंने सीखी मेरे अपलाइन से, मैं वही अप्लाई कर, ये बिजनेस वो सारी चीजें आपको देगा, लेकिन लोग पैसों के लिए काम करते हैं, ये चीज गलत है। लोग पैसे की वजह से काम करते हैं, कई लोग पैसा आने की राह देखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो कि एक्टिविटी बेस ना हो, जो कि पहले एक्टिविटी और बाद में पैसा, ऐसा ना हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें पहले पैसा आता है बाद में फिर आपको सुपारी लेनी पड़ेगी, पहले सुपारी का एडवांस आता है। अब सुपारी को आप समझते हो मुझे नहीं पता, अब गलत धंधे तो मुझे करने नहीं, कितना भी पैसा नहीं, मुझे चाहिए था ध्यान से बिल्कुल कॉलर टाइट करके मेरे पिताजी मेरे ऊपर गर्व करें। हालांकि
पहले के 12 महीने तक वो भी थोड़े से कश्मकश में थे। मैं उन्होंने भी सपना देखा था मेरे लिए, मेरा भी सपना बन गया था टीचर का कि मुझे टीचर बन के रहना है। मैं उम्र के 43-42वें साल में टीचर बना। तब तक रॉयल्टी से मैंने अच्छी खासी इनकम कमाई थी, एक अच्छा जीवन जीना शुरू किया। कई सारे शहर जो किताबों में सुने थे तो मैंने देख लिए। कई सारे सेमिनार के लीडर्स जिनको मैं प्रभावित होता था सुन के, उनको हाथ मिलाने का मौका मिला, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला। पैसे के नाम पे आज एक घर चाहिए होता है आदमी को, मैंने यही अभी 1 साल हो रहा है मुझे, ये महीने मुझे 1 साल हुआ जहाँ पे मैं रहने गया। मेरे खुद के बलबूते पर मैंने 50 लाख का घर बनाया। मैं बीते 2017 से अपनी खुद की कार मेंटेन करता हूँ। 19 में मैंने एक्सीडेंट के बाद में वो कार शोरूम को दे दिया। उसके बाद में मैंने हुंडई का दूसरा नया कार 12 लाख का, सारी चीजें। लेकिन आपको समर्पण करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इसकी इसकी कंसेप्ट सीधे सीधे क्या है समर्पण का मतलब। आपको लगता भी होगा कि देखो मैं अपलाइन की बखान कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि एक गुरु होना चाहिए होता है, जब तक आपको इसमें कामयाब होना है तो गुरु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अब गुरु चाहिए होता है तो मैंने कई लोगों को अपने अपलाइन के बारे में निगेटिव या थोड़ा बहुत नाराजगी के स्वर में बात करते हुए देखा है। तो मैंने बोला यार आप किसी और के लिए काम मत करो, खुद के लिए काम कर रहे हो ना तो खुद अपने आप को खड़ा करो। और अपलाइन को यस, अपलाइन के लिए एक ही शब्द रखो। अपलाइन ने बोला ये करना है तो बोलो यस सर करना है। आप करना शुरू करो, क्योंकि आपका जो जुनून पागलपन के साथ 2 साल इस बिजनेस में टिकना आपके जिंदगी में 4 चांद लगाने वाला है। वो सारी खुशियां, वो सारे सपने, क्योंकि टारगेट तो मेरा 5 लाख का, मैं स्टार रूबी का टारगेट लेके चल रहा हूं। किसी ने बोला आपने डायमंड का क्यों नहीं लिया। अब मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में हो सकता है मैंने किसी स्टार डायमंड की सेमिनार, स्टार रूबी की सेमिनार सुनी हो सकता है स्टार रूबी जो जो भी लीडर हो उसको देख के कुछ बात उसमें मुझे ऐसी दिखी होगी कि मुझे उनके जैसा बनना था। बनने को तो डायमंड का भी टारगेट है, स्टार डायमंड का भी, लेकिन मैंने स्टार रूबी का रखा है जहां तक मुझे पहुंचना है। और ये सारी चीजें करते करते मेरे जिंदगी में समस्या नाम का जो शब्द है, हर चीज का समाधान मैंने निकालने का स्किल डेवलप किया, हर चीज का। क्योंकि वो हर काम जो अपलाइन ने मुझे बताया तो मुझे लगता है किसी उनके सारे टीम को उन्होंने बताया होगा, लेकिन अगर उसमें सबसे पहले करने वाला कोई आदमी हो तो वो मैं रहता। डायमंड क्लब जब किसी सर ने शुरू किया था तो वो डायमंड क्लब मेरे अपलाइन ने बोला सर करना है तो बिल्कुल करना है। उसके बाद में स्टार डायमंड क्लब आया था जिसमें 12,500 का न्यूट्रिशन करना होता था, 12,500 का आरसीएम के प्रोडक्ट का करना होता था। वो 25,000 राजेश जी ने किया। शायद 25 तारीख थी, 24 तारीख को वो बात हुई थी और उन्होंने कर लिया। मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जब फोटो डाला कि मेरा स्टार डायमंड क्लब हुआ तो मैंने राजेश जी को बोला था कि सर आपने किया तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोले सर आप तो 10:30 से 5 बजे तक ड्यूटी करते हो, मुझे लगा आपसे ये नहीं होगा बेचना। तो उसी महीने से अगले महीने से मैंने स्टार्ट किया। 25 महीने तक लगातार मैंने 25,000 पीवी करना शुरू किया उसी में। मतलब हर वो काम जो मुझे बताया गया, मैं चाहता था कि अपलाइन ने जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे बताया है, मैं उनकी जिम्मेदारी को सफल बनाने की कोशिश में, वो 10% मेरे से इच्छा लग सकते हैं तो मैं 11% अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मुझे जो जो जिम्मेदारी दी मैंने आंख मूंद के, क्योंकि आदमी जब भी काम करता है तो उसके अपने जो दुराग्रह होते हैं, अपनी खुद की सोच जो होती है, जो घिसी पिटी उम्र के 42वें साल तक 19-23 साल का संघर्ष रहा मेरे जीवन में, उसमें मैंने एक नया पैसा भी नहीं कमाया। उस 23 साल की सोच का मैं क्या करूं, उस विचारधारा का मैं क्या करूं। 23 साल तक मुझे 1 रुपए की इनकम नहीं आई, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया, अपलाइन को सरेंडर हो गया। और मेरे गुरु राजेश जी को मेरे सर, उन्होंने जो जो मुझे बोला वो सारी चीजों को मैं कर। देखो आखिरी का एक उदाहरण देके मेरी बात को मैं विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत हो। मैं जब बीएड के लिए गया था
क्योंकि मेरा थोड़ा एक नरम हृदय, गरम तो हूँ। अभी वो गर्मी खत्म हो गई है, क्योंकि दो उदाहरण है, और भी एक उदाहरण है। मेरे हेडमास्टर है जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी उनके साथ थोड़ी गर्मा गर्मी बात हो जाती थी। ये 2 साल तक हुआ, लेकिन मेरे समझ में नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं उस बात पर कि हो क्यों रहा है। लेकिन मैंने एक दिन स्कूल में हाफ टाइम में एक भीष्म प्रतिज्ञा कर दी कि आज के बाद मैं स्कूल में किसी से भी जोर की आवाज से बात नहीं, गर्मी से बात नहीं करूं। ये मैंने कसम खाई। और आपको बताते हुए, अभी उस चीज को मुझे तकरीबन 2.5 पौने 3 साल हो रहे हैं सर। अभी तक मेरे एचएम के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कसम खाने के बाद 2-3 बार एचएम ने मेरे साथ थोड़ा सा ऐसी जोर से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने बोला सर, मैंने कसम खाई है कि मैं जोर से बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे जोर से बोली गई बात सुनाई भी नहीं देती है सर। तो मेरे एचएम ने भी जोर से बात करना बंद कर दिया। मैंने तो कसम खाई थी, आज उसका मुझे फल मिल रहा है। मेरे साथ एक बीएड में दोस्त था जो दोनों आंखों से अंधा, जनार्दन खेड़कर करके, अहमदनगर के हैं, जिनको ज्वाइन भी किया मैंने, ओपनर तक उनको पहुंचाया भी। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्यवश उनके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंज आए। तो वो बोल रहे थे, उस वक्त की बात है, 2005 की बात है। तो बीएड के समय एक पिक्चर आया था अग्नि साक्षी करके, और बीएड के लोगों ने बोला चलो भाई पिक्चर देखने जाते हैं। तो मैंने बोला चलो जगदीश जी चलोगे क्या? तो चलो, बोला एक साथ में जाना पड़ता है। तो ये बोल रहे थे मैं भी आऊंगा। मैंने बोला यार तेरी आंखें नहीं है जनार्दन, तू पिक्चर कैसे देखेगा? तो वो गर्म हो गया, बोले तू पागल है, कई सारे पिक्चर मैंने अभी तक देखे हैं। तो मैं अचरज में पड़ गया। हालांकि उसको खाना खाने के लिए लेके जाने वाला मैं रहता था, उसको नहाने के लिए बाथरूम तक लेके जाने, क्योंकि मैंने उसकी सेवा की है 1 साल तक, और सेवा में बड़ा मेरा विश्वास है आज भी। मैं चाहता हूं जितनी बार मौका मिले करो। देखो दिमाग से बाकी चीजें निकाल दो, फालतू बातों करने में ये जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है। मेरे 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 जो संप्रदाय से मैं हूं, उसमें बताया गया है कि आदमी का जीवन क्रांति के लिए हुआ है, खाने के लिए और शौक पानी, जो भी खाने के रहने के लिए तो जानवर पहले ही पैदा कर चुका है भगवान। हमारा जीवन क्रांति के लिए। उससे एक चीज सीखी, उसको मैं पिक्चर में लेके गया, पिक्चर देखने लगा, मेरे पास बैठा था। कोई एंट्री होती तो मुझे बताता ये नाना पाटेकर है, मैंने बोला, और ये ऐसा ऐसा हीरो है, ये हाँ बराबर। बोले ये नया ना लड़की का आवाज आ रही है। मैंने बोला ये मनीषा कोइराला करके नई हीरोइन है। अच्छा। पूरी की पूरी स्टोरी घर में आने के बाद में जनार्दन जी ने मुझे पूरी स्टोरी बोले, तू बोल रहा था ना जगदीश कि भाई पिक्चर में देख नहीं सकता, अब पूछ, बोले तुझे क्या पूछना है पिक्चर में से। सर 2-3 वाकयात मैंने उसको पूछे, शायद उसने उससे ज्यादा मुझे बता दिया। मैं एक चीज सीख गया कि आदमी देखना चाहे किसी और की नजर से देख सकता है। ये बिजनेस भी अगर नया आदमी जुड़ा है, आज हम हमारे नजर से वो चीज नहीं देख सकते जो हमारी अपलाइन हमें दिखाने की कोशिश। तो हमें हमारे अपलाइन के नजर से देखना पड़ेगा, और अपलाइन के नजर से देखने के लिए पहले अपलाइन को सरेंडर होना। अपलाइन को सरेंडर हो गए तो उनका जो एक एक वाक्य वो आपके लिए प्रमाण होना चाहिए। उन्होंने जो भी बोला उसके ऊपर आपको निकल पड़ना चाहिए, क्योंकि अपना खुद का भी जो तजुर्बा है, जो एजुकेशन है, जो मालूमात है, वो मालूमात से इस बिजनेस में कुछ होने वाला नहीं है। और ये बिजनेस ये एक अमीर फकीर को राजा बना सकता है, ये फर्श पे पड़े हुए आदमी को अर्श पे लेके जा सकता है। मैं वो आदमी हूं जिसने जिसने 20-20 25-25 रुपए रोजी रोटी से काम किया है। आज इस महीने की इनकम मेरी 1.25 लाख के ऊपर है, और मैं वो आदमी भी रहूंगा जिसकी इनकम महीने की 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी होगी। इस बिजनेस में वो ताकत है, मेरी नजर में मैंने देख लिया। और हम अगर किसी को आग्रह कर सकते हैं कि आप मेरी नजर से देखो, तो सतीश जी ने बताया है कि ये बिजनेस एवरेज का है, आपको चलते रहना है, आप एवरेज के साथ चलो, क्योंकि आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपकी नजर से देखना चाहते हैं।
शुरुआती दिनों में दिक्कतें हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा कम्युनिकेशन पावर, हमारा कन्विंसिंग पावर, हमारा कॉन्फिडेंस पावर कम होने की वजह से, बॉडी लैंग्वेज की ताकत ना होने की वजह से, इसके पीछे एक ही थ्योरी है, वो है हमारे पास पैसा ना होने की वजह से। ये हो सकता है आपको उससे वो धुंधला धुंधला भी दिखे, अपना इनका हाथ पकड़ के आपको निकलना है। एक बार आप रॉयल्टी हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको टेक्निकल से लेके बड़ी सी बड़ी पिन तक पहुंचाने के लिए, मतलब जाने के लिए रोक नहीं पाएगी। आपको चलते रहना है। मेरे जिंदगी में मैंने सरेंडर किया है। इस बिजनेस में मुझे पता है गिने चुने और जो फील्ड पे काम करते हैं, अचीवमेंट करने वाले लोग बहुत, मुझे लगता है उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मैंने फुल्ली सरेंडर कर दिया है खुद को, क्योंकि मैं अभी अगर आज राजेश जी बोलते हैं मुझे कि जगदीश जी अपने को यहाँ जाना है, तो बिल्कुल मैं निकल पड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा, उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि आज उनको मजा आ गया है। और आपकी जो स्टोरी है, मतलब क्या बताएं आपको कि मोटरसाइकिल को 100 किके मार करके भी आपने चलाया है। वो भी मतलब सेकंड हैंड, और इस तरह की, देखिए मैयत वाली स्थिति थी परिवार में, 100 लोग इंतजार कर रहे थे, और ऐसी जगह पर आप गए तो आज वहां पर रॉयल्टी अचीवर भी हैं, वहां से टेक्निकल अचीवर भी बने हैं। तो जहां हम इस तरह की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। आपकी जो स्टोरी है बहुत ही ट्विस्ट और टर्न वाली है, और इस तरह की जो स्टोरी होती है उससे बहुत सारे साथी रिलेट करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे साथी खुल के बता नहीं पाते हैं अपनी बात को, लेकिन आपने उस बात को बहुत ही खुल के बताया है। तो हमारे जो साथियों के साथ जी इस तरह की जो चैलेंज आ रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है कि ऐसा होता है और हम भी एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। यस यस तो यस, ये बहुत जरूरी है। होता बहुत सारों के साथ है, लेकिन सभी खुल के बता नहीं पाते हैं या बताते नहीं है, कारण जो भी हो। यस यस, लेकिन आपने जिस तरह से खुले अंदाज में स्पष्ट तौर से बताया है, तो उससे हमारे बहुत सारे साथियों को इससे उनका मनोबल मजबूत होगा कि यदि जगदीश सर इतनी परेशानियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कि आपने कार का कमिटमेंट किया था कि मिसेस को अपनी कार से लाएंगे, बच्चों को अपनी कार से लाएंगे, वो आप नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद आपने एक नहीं दूसरी कार भी खरीद ली, और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वो सारे चैलेंज जो आपने जिस तरह से बताए हैं, और उसके बाद एमराल्ड का अटकना, है ना, लगातार 2 बार इस तरह की स्थितियां बनना। अभी अभी 2 इमरान का टारगेट लेके चल रहा हूँ सर। बिल्कुल, वो सारी अभी तो छोड़ दिया, मेरे जिंदगी। इमरान को पीछे छोड़ दिया। दोनों लेग में 2 इमरान मैं सितंबर में करके रहूंगा, मेरा टारगेट। ये देखिए, सुन लीजिए साथियों, है ना, बिल्कुल, अपना इमराल्ड अटक रहा है तो साला इसकी झंझट ही खत्म कर दें, नीचे इमराल्ड पैदा कर देंगे तो कैसे अटकेगा, मेरे को बताइए आप। बस बस इधर बस, भी इमराल्ड, इधर भी इमराल्ड, यस यस, है ना। क्योंकि सर से मेरी 15 मिनट बात हुई थी, तो हमने बातों ही बातों में उन्होंने सर को कहा कि ये तो आपने तो वो मांग लिया कि एक लड़की को ये श्राप था कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। यस, तो उसने भगवान की फिर तपस्या की, तो भगवान प्रकट हुए और उसने कहा कि भाई तेरे को पता है कि श्राप है, तेरी शादी तो होगी नहीं, तो फिर बार बार क्यों तपस्या करती है, मुझे क्यों तंग करती है, वो यही चाहती है और मैं वो आशीर्वाद तुझे दे नहीं सकता। तो उसने कहा मुझे, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ के लिए एक दामाद की व्यवस्था कर दो। यस यस, तो भगवान समझ नहीं पाए यस और कहा तथास्तु, है ना। यस,
तो जब हम किसी की भलाई की बात सोचते हैं ना, तो फिर वहां दिमाग किसी का चलता नहीं है, भगवान का भी दिमाग नहीं चलता है। जब हम किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं तो भगवान भी ये बात नहीं समझ पाए कि बात तो वही हो रही है। तो हम जब किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारा अपना भला वैसे भी हो जाता है। और ये तो सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन हुआ है, टीसीजी सर ने डिजाइन ही इसको इस तरह से किया है कि हम सेवा भाव के साथ, समर्पण के साथ अपने साथियों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो हमारा भला तो बिल्कुल होना ही है। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और हमारे कोच साथी जो आसपास मौजूद है वो अनम्यूट करके एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जगदीश सर। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके अलावा एक बार मैं और कहना चाहता हूं साथियों कि कभी भी आवाज का कभी चैलेंज आए तो हमारे पास सिस्टम ने अवेलेबल करा रखा है ऑनलाइन, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने तो ये निकाल लिए थे और लगा लिया था, हालांकि इतनी कम भी नहीं थी आवाज, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो चैलेंज तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ना, सिस्टम ने हमें दे रखा है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और जब कभी भी आवाज का चैलेंज होगा, देखिए जगदीश सर भी बता रहे हैं, उनके हाथ में भी है। और मैंने इसका उपयोग ही किया था सर, बिल्कुल सर, तुरंत तुरंत हाँ हाँ उपयोग किया था। बिल्कुल। तो हमारे पास ये सिस्टम ने इसीलिए तो प्रोवाइड कराए हैं कि जब भी जरूरत हो, ट्रैवलिंग में जब होते हैं हम, या कभी एकांत की जरूरत हो, तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। सिस्टम बहुत सारे प्रोडक्ट लाया जा रहा है, दिन रात हमारे पास बीच में प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस शानदार प्रोग्राम के लिए हमारे साथी अपना डिजिटल हैंड रेज करें, जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि आज सर ने जो आज बात की है वो निश्चित रूप से बहुत अंदर तक गई है। लेकिन उनको ये तो मुझे मालूम है कि जितने भी साथी हैं उनको सबको अच्छा लगा है, लेकिन कुछ साथियों को तो शब्द देने चाहिए कि हमें आज की बात सुन करके क्या महसूस हुआ, क्या लगा। तो हमारे बीच में भीलवाड़ा से हमारे टेक्निकल अचीवर साथी हैं, और आज प्रोग्राम भी जगदीश जी सर का था, और हमारे बीच में स्टार पर्ल भीलवाड़ा से जगदीश जी सर मौजूद हैं। तो फिर जगदीश जी सर का फीडबैक जगदीश जी सर के माध्यम से मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो वेलकम जगदीश जी सर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर को सुन के बड़ा मजा आ गया सर। सेम राशि है बिल्कुल हमारी, और मिलती जुलती कहानी भी है बिल्कुल, रियली। तो मेरी भी जिंदगी इसी प्रकार बिल्कुल मोड़ पे चल रही थी लगातार, और चल भी रही है। एक और संघर्ष के साथ हम। जगदीश सर एक बात और बताऊं मैं सर, यस सर। कि दोनों ही जगदीश जी सर सत्संग सत्संग भी करते हैं। बिल्कुल ये सर। हमारे जो भीलवाड़ा वाले जगदीश जी सर हैं ये भी बिल्कुल सत्संगी हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल वाले सर। तो है ही है, तो केवल नाम राशि के मामले में ही नहीं है, ये इस मामले में भी आपके बिल्कुल क्लोज है। यस सर, वेलकम जगदीश जी। थैंक यू गुरुदेव। बिल्कुल आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है सर। और ये आरसीएम अभियान के अंदर आए हैं बिल्कुल सर। मेरी इसी प्रकार स्टार्टअप हुआ था काम, और आज के कुछ साल पहले इस अभियान में मेरी एंट्री हुई थी। आदरणीय अरुण सर के माध्यम से पहली बार मीटिंग में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और लगातार सर के सानिध्य में इस अभियान को कंटिन्यू सीख रहे हैं। आदरणीय दिलीप सर, आदरणीय अरुण सर, एसपी सर, सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ बिल्कुल। और आज की मीटिंग को सुन के साथियों बड़ा शानदार, वास्तव में मजा आया बिल्कुल, और अंदर से एक मजबूती मिली है बिल्कुल। चैलेंज तो वास्तव में आते ही हैं, और मैंने तो बिल्कुल मेरा एक कोटेशन है बिल्कुल, कि हर हाल में टिकना है। एक मेरा फेवरेट अंदर का कोटेशन है। हालांकि मैंने कभी कहा नहीं किसी वेबिनार में, लेकिन आज बोल दिया मैंने, कि मैंने अंदर ही ठान रखा है कि हर हाल में किसी भी कंडीशन में टिकना है। और टिकने का बेनिफिट है साथियों बिल्कुल, कि
आज एक शानदार मुकाम पे हैं बिल्कुल। और सर को सुन के लगा कि वास्तव में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव के अंदर लगातार कोई व्यक्ति टिका रहता है तो एक अच्छा मोड़ भी आता है, अच्छी जिंदगी भी आती है। तो जैसा सर ने एक टारगेट ले रखा है कि स्टार रूबी बनने का, बिल्कुल तो मेरा भी सपना है बिल्कुल। और मेरे जहाँ मैं वेबिनार करता हूँ वहाँ पे बिल्कुल पोस्टर लगा हुआ है बिल्कुल, स्टार रूबी का सपना मेरा बिल्कुल, और वो एक ओके रहेगा, बिल्कुल 100% ओके रहेगा। और ऐसे गुरु भी हमारे साथ है। सर ने एक लाइन बड़ी बार बार रिपीट की है कि किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, तो वो कोई नहीं है, हमारे गुरु है बिल्कुल। गुरु के सामने सरेंडर कर दिया तो सब संभव है। एक गुरु तो हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, और मैं तो अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे 2 गुरु मुझे मिले हैं, लगातार मुझे डायरेक्शन देते हैं हर चीज का। आदरणीय दिलीप सर, आदरणीय अरुण सर जी मेरी जिंदगी के अंदर आए, बहुत बड़ा बदलाव आया। और मैं अपने आप को लगातार अपडेट के ऊपर लगा हुआ हूँ बिल्कुल। मैं बोलने में बड़ा कम विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं अपना अंदर अपडेट करता हूँ मैं। और 24 आवर्स में लगातार इस अभियान को लेके बड़ा चिंतित रहता हूँ कि किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनको बड़े रूप में लेके जाए बिल्कुल। इस प्रकार मेरी सोच लगातार चलती रहती है। जगदीश सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और अरुण सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे जो हमारे साथी उनको लेके आते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे हीरे को ढूंढ के लेके आते हैं, जिससे हमारे टीम साथियों को हमें काफी बड़ी मजबूती मिलती है बिल्कुल। और बिल्कुल सर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गुरुदेव। जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। और महाराष्ट्र से जो हमारे आज के जो विजिटिंग लीडर हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं जगदीश जी कि ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से चल रहा है, एवरी ट्यूसडे। ये 5 साल 24 मई 2020 से ये लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। और हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप को हमने इस मंच पर इनवाइट किया है। और जिन साथियों को मंगलवार याद रहा है, जिन्होंने अपनी टीमों को याद रखवाया है, उनके पास बड़े रिजल्ट हैं। जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जिन्होंने उसको ठीक है उस अंदाज में रखा, उनके पास उस तरह के रिजल्ट नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। तो क्योंकि मैं देख पा रहा हूं ना, टीम के ऊपर बैठा हुआ हूं, तो अपनी टीम पर तो नजर रख ही पाता हूं कि दोनों लेग पर नजर रहती है। और दोनों लेगों में मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं। एक में ज्यादा मानने वाले हैं, एक में कम मानने वाले हैं। तो जहां कम माना गया है वहां पर उसी तरह का टर्नओवर है, जिन्होंने माना है उनके पास उस तरह का टर्नओवर है। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India.